नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू प्रजापति आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानपीठ इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बोर्ड पर मैंने लिखा है मेंसुरेशन 2 क्लास 3 से 5 और क्या लिखा है 50 से 60। बोलने का मतलब ये है कि अगर किसी ने भी या अगर आप लोगों ने ये क्लास पूरी ईमानदारी से अगर आपने देखी है तो यहाँ पर कॉन्स्टेबल में आने वाले 3 से 5 मेंसुरेशन के क्वेश्चन उनकी मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपके क्वेश्चन वो 100% सही होंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है, 2 क्लासें हैं, लगभग 40 से 50 मिनट की मैं 2 क्लासें लेने वाला हूँ, जिसमें आपको आज मेंसुरेशन के सारे फार्मूले बताने वाला हूँ और कल इसी क्लास में आपको महत्वपूर्ण जो पिछली बार कॉन्स्टेबल में आए हैं या उससे पहले भी और कोई एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, वैसे ही महत्वपूर्ण आपको मेंसुरेशन के क्षेत्रमिति के सारे क्वेश्चन आपके सामने लेकर आने वाला हूँ। आज सिर्फ आपको बताने वाला हूँ मेंसुरेशन के फार्मूले, आपको क्षेत्रमिति के फार्मूले आपको याद कैसे रहेंगे, रटना नहीं है, आपको समझना है कि फार्मूले बनते कैसे हैं, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो क्या लिखा है मैंने, मेंसुरेशन 2 क्लासें 3 से 5 नंबर की गारंटी मैं आपको देता हूँ और यहाँ पर क्या लिखा है, लगभग 40 से 50 या 50 से 60 मिनट की 2 क्लासें आपकी रहेगी। तो देखिएगा, आपका समय न खराब करते हुए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। तो यहां पर अपन पहली बात करते हैं। देखो, पहली बात अपनों ने जैसे ही करी है तो यहां पर क्या हो जाता है, सबसे पहले मैंने बोल दिया मेंसुरेशन। भाई क्या मेंसुरेशन का मतलब क्षेत्रफल। आपने कोई जमीन खरीदी, उसको अपन खरीदते हैं क्षेत्रफल में। आपने कोई खेत खरीदा, उसको अपन खरीदते हैं काय में, क्षेत्रफल में। आप जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे के लिए जो आपने जमीन, जो आपने प्लॉट खरीदा है, उसको खरीदा है आपने क्षेत्रफल में, वही क्या होता है, क्षेत्रफल। यहां पर मैं बात करता हूं सबसे पहले आयत की। जैसे ही मैंने आयत की बात करी है तो समझना आयत होता क्या है। क्या लिखा है मैंने, ये बना दिया आयत। भाई आयत का मतलब क्या होता है, जो आपने मकान के लिए जो जमीन खरीदी है वो कैसे खरीदी होगी, क्षेत्रफल के हिसाब से खरीदी होगी या फीट के हिसाब से आपने खरीदी, फीट के हिसाब से खरीदी होगी। भाई कम से कम आपने उसका क्षेत्रफल जरूर निकाला होगा कि मेरी जमीन कितनी है। आपने बोल दिया कि मेरी जमीन 1000 स्क्वायर फीट है, मेरी जमीन 5000 स्क्वायर फीट है, मेरी जमीन 10,000 स्क्वायर फीट है। मतलब कुल मिलाकर स्क्वायर फीट की जैसे ही बात आई, जहां वर्ग की बात आ जाती है, जहां घात लग जाती है, दो क्षेत्रफल हमेशा काय में आता है, वर्ग मीटर में आता है, या फिर काय में आता है, वर्ग सेंटीमीटर में आता है, वर्ग किलोमीटर में आता है, वही क्या हो जाता है, क्षेत्रफल हो जाता है। और अपने को पढ़ना भी क्या है, क्षेत्रमिति तो पढ़ना है। तो यहां पर पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला फार्मूला देखिएगा। आयत से अपन शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा आयत क्या होता है, आयत की सामने की जो दोनों भुजाएं होती हैं, आयत के जो सामने की 2 भुजाएं होती हैं वो दोनों आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। सामने की भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर यहाँ पर मैंने बोल दिया, यहाँ पर कुछ लंबाई मैंने बोल दी 10 मीटर, तो यहाँ पर ये भी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर। अगर मैंने बोल दिया इधर 5 मीटर, तो इधर भी कितना हो जाएगा आपका, 5 मीटर। मतलब कुल मिलाकर आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, वही क्या होता है, आयत कहलाता है। ऐसे ही अपन वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पर देखो, ये मैंने क्या लिखी, इसकी लंबाई लिखी थी। क्या लिखी थी, समझना बात को। क्या लिखा अपनों ने, इसकी लंबाई लिखी है यहाँ पर, या यहाँ पर क्या लिख दिया है अपनों ने, यहाँ पर भी लंबाई है। और ये इधर क्या लिखा था, चौड़ाई, और यहाँ पर भी मैंने क्या लिख दिया है, चौड़ाई। बात को समझिएगा। तो यहाँ पर जब इतना सारा अपनों ने लिख दिया है तो अब आपको पहला फार्मूला क्या रहता है, पहला फार्मूला आपका कहता है आयत का परिमाप बताइए। क्या बताना है, आयत का परिमाप। जब आयत के परिमाप के ऊपर बात करते हैं, परिमाप मतलब आपके खेत की चारों तरफ की जो मेड़ होती है वही क्या होता है, उस खेत का परिमाप होता है, उसकी बाउंड्री होती है, वही आपका हो जाता है परिमाप। उसकी टोटल लंबाई, आप वहाँ से कितनी घास काटने वाले हो, आप वहाँ पर कितना घूमने वाले हो। जब खेत में घूमने जाते हैं तो अपन कहाँ पर घूमते हैं, खेत की मेड़ पे घूमते हैं, वही आपका क्या हो जाता है, परिमाप। मान लो मैंने कह दिया ये मेरा खेत है, मैंने यहाँ से घूमना शुरू किया, मैं यहाँ पर गया, यहाँ से घूमते घूमते मैं यहाँ पर गया, यहाँ से घूमते दोबारा यहाँ पर पहुँचा हूँ, और यहाँ से दोबारा मैं कहाँ पर आ चुका हूँ, यहाँ पर। मतलब मैंने खेत के चारों ओर जो चक्कर लगाया वही मेरा क्या हो जाएगा, परिमाप। यानी यहाँ पर अपन बात करते हैं, सबसे पहला फार्मूला देखिएगा, सबसे पहला फार्मूला क्या है, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप। अब आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, आपने क्या किया, यहाँ से शुरू किया, सबसे पहले आपने उस खेत की लंबाई को तय किया, फिर उसके बाद इधर जब आप घूमे आपने किसको तय किया है, चौड़ाई को तय किया है, फिर उसके बाद फिर दोबारा आप लंबाई की तरफ आए हैं, तो क्या किया आपने, लंबाई, फिर इधर से आप दोबारा की तरह आए,
चौड़ाई की तरफ, तो ये क्या हो चुका है आपका चौड़ाई हो चुका है। इतनी सारी आपने दूरी तय कर ली। ये जब यहाँ पर मैं जोड़ता हूँ तो लंबाई को कितनी बार तय किया है, 2 बार, तो मैंने क्या लिख लिया 2 लंबाई प्लस चौड़ाई को कितनी बार 2 बार, तो मैंने क्या लिख दिया 2 बार चौड़ाई को तय किया। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ 2 कॉमन ले सकता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर 2 को कॉमन लिया मतलब क्या हो जाएगा लंबाई प्लस क्या हो जाएगा चौड़ाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई। और यही आपका क्या हो जाता है काय का फार्मूला हो जाता है आयत का परिमाप। तो फार्मूला अपन यहाँ पर लिख देते, कहाँ पर लिखते हैं आयत का परिमाप क्या हो जाएगा 2 गुणा कोष्ठक के अंदर क्या हो जाता है लंबाई प्लस क्या हो जाता है चौड़ाई। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, समझना बात को, एक एक चीज़ को ध्यान से समझना। यहाँ पर लिख दिया। अब आयत की अपन बात करते हैं तो आयत का परिमाप तो अपने ले लिया, अब आयत का क्षेत्रफल चाहिए। आयत का क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, आपका जो ये खेत है या फिर आपका जो घर का कमरा जहाँ पर आप बैठे हो उस कमरे की फर्श की अपन बात करते हैं, पूरे कमरे की बात नहीं, कि फर्श पर आपने जो टाइल्स लगाई हैं अगर उन टाइल्स को गिनने की बारी आती है, आप गिनते कैसे हैं अपन जब गिनने की बारी आती है तो जब गिनना अपन शुरू करते हैं तो कैसे गिनते हैं। मैंने क्या कर लिया कि मेरे कमरे में 5 टाइल या 7 टाइल या 10 टाइल कुछ भी, मैंने बोल दिया इतनी टाइल इधर लगी है, इतनी टाइल इस वाली लाइन में है, इन सभी टाइलों का अपन गुणा कर देते हैं, अपन को क्या मिल जाता है कि अपने टोटल घर में कितनी टाइल्स यहाँ पर लगी हुई। मैंने बोल दिया 1 2 3 4 5 6 और 7 टाइल तो इस वाली लंबाई वाली लाइन में है, 1 2 3 4 और 5 टाइल इस वाली लाइन में है, तो टोटल घर में टाइल्स कितनी लगी है 35 टाइल आपके घर में लगी। आपने बना दिया क्षेत्रफल, मतलब आपने क्या किया लंबाई का गुणा किसमें कर दिया चौड़ाई में। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है आयत का क्षेत्रफल, क्या लिख दिया मैंने आयत का क्षेत्रफल, मतलब क्या किया आपने लंबाई और काय का गुणा कर दिया चौड़ाई का, तो यहाँ पर लंबाई गुणा चौड़ाई मैंने लिख दिया, ये आपका क्या हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल। आई बात समझ में, चलो तो बढ़ते हैं आगे। तो समझना यहाँ पर अब आपके 2 फार्मूले तो हो चुके हैं, कौन कौन से फार्मूले हो चुके हैं आपके देखिएगा। अब यहाँ पर समझना, मैं कुछ नाम दे रहा हूँ लंबाई चौड़ाई को, है ना। मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, यहाँ पर बोल दिया एल, यहाँ पर बोल दिया बी। अब आपको निकालना है विकर्ण। विकर्ण को काय से प्रदर्शित करते हैं डी से प्रदर्शित करते हैं। अपने कोई मतलब नहीं किसको क्या बोलते हैं, अपना सीधा आपको समझना है। यहाँ पर आप ए लिख दो, बी लिख दो, सी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किताब में फार्मूले अगर आपको रटना है तो बहुत सारी किताबें मार्केट में है, अगर आपको समझना है तो इधर आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर आपको निकालना है विकर्ण। विकर्ण का मतलब भी क्या होता है, विकर्ण का मतलब होता है जब आपके सामने जो आपका कमरा है या फिर जो कमरे के आपका जो प्लाट आपने खरीदा था उसके सबसे अधिक लंबाई कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी। कहाँ पर होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सबसे अधिक लंबाई होती है यहाँ, उसी को तो आपको याद करना है और उसी को क्या बोल दिया जाता है विकर्ण। अब यहाँ से मैंने यहाँ की बात करी, आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक समकोण दिखाई दे रहा है। क्या दिखा रहा है, समकोण। और ये क्या सामने पूरा बंद हो चुका है तो क्या हो चुका है समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। और जब आपके पास समकोण त्रिभुज हो, आपके पास लंबाई हो, आपके पास चौड़ाई हो और आपसे पूछा गया है कि विकर्ण ज्ञात कीजिए, तो कर्ण आप कैसे ज्ञात करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग, कर्ण यानी मैंने क्या लिख दिया डी का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाएं एल के स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। क्या हो चुका है, कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। जब मैं यहाँ से इस वाले डी से स्क्वायर हटाऊंगा तो स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा एल का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर। आपका फार्मूला भी क्या होता है, आपको विकर्ण जब ज्ञात करना होता है तो अंडर रूट में क्या होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है चौड़ाई का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपका फार्मूला। फार्मूला क्या है समझिएगा, आयत का विकर्ण, क्या लिखना है अपने को, आयत का विकर्ण की अपन बात करते हैं तो आयत का विकर्ण क्या हो जाता है, आयत का विकर्ण d बराबर अंडर रूट में क्या हो जाएगा लंबाई का स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है चौड़ाई का स्क्वायर। या आप लिखना चाहो तो अंडर रूट में क्या लिख लो लंबाई का स्क्वायर या प्लस क्या लिख दो चौड़ाई का स्क्वायर।
बोलो बात समझ में आई। ये तो मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय से समझाया है। ये आपका फार्मूला यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि फार्मूला क्या होता है, विकर्ण का फार्मूला, आयत के विकर्ण का फार्मूला क्या हो जाता है, अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है, चौड़ाई का स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर आयत के आपके तीनों फार्मूले मैंने बता दिए हैं। सबसे पहला फार्मूला कौन सा है, आयत का परिमाप। जितनी आपने दूरी तय करी है वही आपका क्या हो जाता है, परिमाप हो जाता है। आयत का क्षेत्रफल, जितने बॉक्स आपने इधर रखे थे, जितने बॉक्स आपने इधर रखे थे, या फिर आपके घर में या आपकी फर्श पे जितनी टाइल्स लगी हैं कि इस वाली लाइन में 10 टाइल हैं, इस वाली लाइन में 5 टाइल है, तो टोटल टाइल कितनी हो चुकी है, 50 टाइल्स आपकी हो चुकी। वही तो किया आपने, लंबाई गुणा चौड़ाई। विकर्ण की बात करते हैं तो ये आपका क्या बन चुका है, कर्ण। ये आपका क्या बन चुका है, आधार। ये आपका क्या बन चुका है, लंब। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। चलो बढ़ते हैं, अब यहाँ पर आयत से अपन आगे बढ़ते हैं। तो आगे चलते हैं, अपन को क्या मिलता है, वर्ग मिल जाता है। क्या मिल जाता है, वर्ग आप लोगों को मिलता है। तो देखिएगा वर्ग, ये मैंने बना दिया है वर्ग। अब वर्ग क्या होता है, वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में समान होती हैं। तो ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजाएं आपस में सभी क्या होती है, समान। मैंने सभी को नाम दे दिया, इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया ए, और इसको भी क्या नाम दे दिया, ए दे दिया। अगर आपको ए नाम नहीं देना है तो आप बी दे लो, सी दे लो, डी दे लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको बस ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ परिमाप की, काय की बात करता हूँ, परिमाप की। तो परिमाप का मतलब क्या होता है, जितना सारा आपको घूमना है, यहाँ से यहाँ ए दूरी तय करोगे, फिर दोबारा ए दूरी तय करोगे, फिर दोबारा ए दूरी तय करोगे, और फिर दोबारा ए दूरी तय करोगे। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, वर्ग के मैं परिमाप की बात करता हूँ। काय की बात करता हूँ, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, आपने ए को 4 बार तय किया है, मतलब क्या हो जाएगा, 4a। भाई 1 2 3 और 4, 4 बार पूरे खेत के चक्कर लगा लिया, 4 बार घूमने पर, तो यहाँ पर क्या हो चुका है, 4a। अब यहाँ पर मैं बात कर लूँ वर्ग के क्षेत्रफल, वो का वही लंबाई गुणा चौड़ाई। बाकी यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई आपस में क्या होती हैं, समान होती हैं, इसलिए अपन क्या लिख देते हैं, a गुणा a, या फिर भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, a का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, या फिर इसको आप क्या भी लिख सकते हो, भुजा की घात 2 भी आप इसको लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब रही बात किसकी, भाई इसका भी तो विकर्ण होगा, इसकी भी सबसे अधिक लंबाई कहाँ से कहाँ पर होगी, यहाँ से यहाँ तक। वही दोबारा वही, इसको नाम मैंने क्या दे दिया, डी मैंने इसको नाम दिया। अभी आपको कुछ नहीं करना है, कर्ण का वर्ग यानी किसका वर्ग, डी का स्क्वायर। अन्य दो भुजाएं कौन सी हैं, एक तो ए है, इसका स्क्वायर, और दूसरी भुजा भी क्या है, ए है। दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, डी बराबर अंडर रूट क्या आ जाएगा, समझना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से a बाहर आ जाएगा तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, आप ऐसा हो तो ऐसे लिख लो, अंडर रूट 2a लिख लो, या फिर क्या लिख लो, a अंडर रूट आप 2 लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये आपका काय का फार्मूला हो चुका है, वर्ग के विकर्ण का फार्मूला। काय का हो चुका है, वर्ग के विकर्ण का फार्मूला हो चुका है। ठीक है, समझ में आई बात। चलो बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर आपका क्या हो चुका है, फटाफट देखिएगा। यहाँ पर अभी अपनों ने आयत की बात करी थी। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का विकर्ण क्या हो जाता है, अंडर रूट में क्या हो जाता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है, चौड़ाई का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अभी अपनों ने वर्ग देखा है। वर्ग किसको बोलते हैं, वर्ग का परिमाप मतलब होता है क्या, जितनी आपने टोटल दूरी तय करी है वो क्या हो जाता है, वर्ग का परिमाप हो जाता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई भी a है, चौड़ाई भी a है, मतलब a का गुणा a में कर दिया, मतलब कितना हो चुका है, a स्क्वायर, मतलब क्या लिख सकते हो, भुजा का स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको क्या याद करना था, विकर्ण। क्या याद करना था, जब विकर्ण चाहिए था, वर्ग का विकर्ण, तो डी स्क्वायर बराबर वही वाली बात है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो डी स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। तो आपका विकर्ण क्या हो जाएगा, डी बराबर अंडर रूट 2a या a रूट 2, दोनों में से कुछ भी लिख लो, फर्क कुछ नहीं पड़ता है। चलो देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपका वर्ग आयत हो चुका है, वर्ग हो चुका है। अब आयत से ही अपन बढ़ते हैं घनाभ की तरफ, समझना। अब घनाभ की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर विशेष आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब घनाभ की तरफ अपन बढ़ते हैं तो 3D डायग्राम की अपन बात कर लेते हैं। कौन से बात की बात करी, यहाँ पर मैंने बात कर ली है घनाभ की। अब यहाँ पर बात को समझना, जैसे ही मैंने घनाभ की बोला है, घनाभ का मतलब ही क्या होता है, जो आपका आयत था
मतलब आयत मतलब आपने जो मकान बनाने के लिए जो ज़मीन खरीदी अब उस पर क्या बना दिया है, मकान। जैसे ही आपने मकान बनाया उसका मतलब क्या होता है, उसकी चारों तरफ आपने क्या बना दी है, दीवार बना दी है। वही क्या हो चुकी है, दीवार बनाई मतलब क्या मिल चुकी है उसको, जो आपकी खाली ज़मीन थी उसको ऊंचाई मिल चुकी है, ऊपर आपने छत भर दी, वैसी की वैसी ज़मीन आपने एक और ऊपर भी बना दी, वही आपका क्या हो चुका है, घनाभ हो चुका है। अब यहाँ पर घनाभ के फार्मूले कितने होते हैं तो समझना। सबसे पहले अपन बात करते हैं घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल की जब अपन बात करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ का मतलब होता है चारों साइड की खड़ी दीवारें। क्या हो जाता है, खड़ी दीवार। तो यहाँ पर समझेगा, जब खड़ी दीवारों की अपन बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सी वाली, यहाँ पर ये हो चुकी है आपकी लंबाई में नाम दे रहा हूँ समझना। यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया, इसको एल बोल दिया, इसको बोल दिया एल। यहाँ पर मैं बात कर लूँ इसकी चौड़ाई की बात कर लूँ, यहाँ पर बोल दिया बी, और यहाँ पर क्या बोल दिया, एच मैंने नाम दे दिया। अब सबको नाम दे दिया कि ये आपका जो घनाभ है इसकी लंबाई एल है, चौड़ाई बी है, ऊंचाई क्या है, एच है। अब आपको चाहिए घनाभ का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का मतलब होता है जो आपकी चारों दीवारें हैं उन चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपको चाहिए। तो देखिएगा मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। हेलो, देखिएगा यहाँ पर अपनों ने बात कहीं करी थी, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर अपन बात करें वक्र पृष्ठ की। वक्र पृष्ठ का मतलब आपने पहले क्या किया था, आपने ज़मीन खरीदी थी, अब उस पर आपने क्या बना दिया है, मकान बना दिया है। क्या बना दिया है, मकान बना दिया है। वो कचरे में से ढूंढ के लाए, ठीक है, मकान बना दिया है। अब मकान को क्या मिल चुकी है, ऊंचाई मिल चुकी है। और वक्र पृष्ठ का मतलब ही क्या होता है, इसके चारों साइड की जो दीवार होती है यही क्या होता है, घनाभ का वक्र पृष्ठ होता है। जब संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं तो इसके ऊपर भी छत हो जाती है और नीचे क्या हो जाता है, फर्श हो जाता है। ये क्या हो जाता है, इसका संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है। चाहे अपन बात घन की करें, ठीक है, घनाभ की करें, या फिर अपन बात काय की कर ले, घन की बात कर ले, तो दोनों में बात वही होती है। दोनों को जब ऊंचाई मिल जाती है, अगर वर्ग को ऊंचाई मिल जाती है तो वो क्या बन जाता है, घन बन जाता है। और यहाँ पर आयत को जब ऊंचाई मिल जाती है तो आपका क्या बन जाता है, घनाभ। अब वक्र पृष्ठ की अपन बात कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ, मैंने क्या लिख दिया, अब इस दीवार का क्षेत्रफल मैंने बोल दिया इसकी लंबाई 10 है, इसकी चौड़ाई कितनी है, चलो ऐसे बोल दिया मैंने, इसकी ऊंचाई बोल दी 10 है, इसकी लंबाई बोल दी मैंने 15 है। मतलब इस दीवार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 15 का गुणा अपन 10 में करेंगे कितना हो जाएगा, 150। जब इसका क्षेत्रफल आपको मिल चुका है 150 तो इसके पीछे भी कितना होगा, 150 फीट की आपकी दीवार होगी। इधर मैंने बोल दिया उसकी ऊंचाई तो 10 है, बाकी चौड़ाई कितनी है, 6 फीट है। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 60। जब इसका क्षेत्रफल 60 होगा तो इसका भी कितना हो जाएगा, 60। जैसे कि अभी अपनों ने देखा था, देखिएगा मैंने बताया था यहाँ पर क्या लिखा था, दो दीवारों की अपनों ने बात करी थी। तो यहाँ पर एक का क्षेत्रफल मैंने बोल दिया कितना था, एक को लिया अपनों ने 8 फीट, सामने वाले को क्या लिया 8 फीट। तो क्या ली, इसकी लंबाई ली। ऊंचाई की अगर मैंने बात कर ली 10 फीट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10। मतलब सामने वाली दीवार कितनी हो जाएगी, 80 फीट की हो जाएगी। ऐसी की ऐसी दीवार इसके पीछे भी होगी, तो यहाँ पर 8 गुणा 10 ये भी कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। अब यहाँ पर बात कर लेता हूँ मैं चौड़ाई की। मैंने बोल दिया उसकी चौड़ाई कितनी है, 4 है, ऊंचाई कितनी है, 10 है। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और एक और इस साइड वाली दीवार का क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा, 10 गुणा 4 यानी कितना हो जाएगा, 40। और जब सभी को जोड़ लिया जाता है तो यही आपका क्या हो जाता है, आपका क्या हो जाता है, 80 और 80 और 20 और सबको जोड़ रहा तो मैंने कितना मिल जाता है, मेरे को 240 मिल जाता है। 8 8 16 4 20 4 कितना हो जाएगा, 24। यानी इसका टोटल वक्र पृष्ठ कितना हो जाता है, 240। अब देखिएगा यहाँ पर अपनों ने क्या किया, यहाँ पर अभी मैंने क्या लिखा था समझना। देखो यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया था, ये मेरी क्या हो चुकी है, लंबाई हो चुकी है। ये मैंने क्या बोल दिया, उसकी चौड़ाई बोल दी है। तो भाई यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई को कितनी बार लिखा है, 2 बार। तो मैं क्या लिख दूँ, 2 को गुणा कर दो, है ना। तो क्या लिख सकता हूँ, लंबाई गुणा क्या कर सकता हूँ मैं, चौड़ाई।
अगर आगे ऐसे ही बात करता हूँ तो यहाँ पर ये लंबाई गुणा क्या लिखा है मैंने, ऊंचाई लिखा है, हाइट लिखा है ऊंचाई। अगर यहाँ पर मैंने बोल दिया भाई 2 मैंने यहाँ पर भी लिखा था, फिर मैंने क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया, फिर लिखा मैंने 2 बार है ना, तो 2 लिख दिया मैंने। फिर चौड़ाई कितनी ली अपनों ने, इसकी चौड़ाई ली अपनों ने 4, ऊंचाई कितनी है, उसकी ऊंचाई कितनी लिखी है आपने 10, तो गुणा मैंने कहीं से कर दिया, 10 से गुणा कर दिया, सॉरी एज से यानी हाइट से अपनों ने गुणा कर दिया। तो यही तो आपका फार्मूला हो चुका है। जब 2 को अपन यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे तो देखिएगा पूरा फार्मूला आपको बना के बताता हूँ, समझना यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर अपनों ने क्या किया भाई, अपन दीवार के सामने वाली दीवार के क्षेत्रफल की बात करते हैं, जिधर आप मेरे को देख रहे हैं, मैंने बोल दिया यहाँ इसकी लंबाई कितनी है 40 मीटर है, ऊंचाई कितनी है 10 मीटर है, या फिर लंबाई में मान लो कितनी है 20 फीट है, ऊंचाई कितनी है 5 फीट है या 10 फीट है, मैंने ऐसा बोल दिया। तो यहाँ पर 10 अगर इसकी लंबाई है, ऊंचाई इसकी कितनी है 5 है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 10 से 5 50। अगर 20 बोलता हूँ लंबाई, ऊंचाई बोलता हूँ कितनी 10 बोलता हूँ, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 20 गुणा 10 यानी कितना हो जाएगा 200। जिधर आप मेरे को देख रहे हो यह हो चुका है 200, इधर मेरे सामने वाली दीवार का क्षेत्रफल भी होगा 200, इसका दीवार का क्षेत्रफल और इस दीवार का क्षेत्रफल अलग होगा। जब इस सभी क्षेत्रफलों को जोड़ लिया जाता है तो क्या बन जाता है आपका वक्र पृष्ठ बन जाता है। तो समझना यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा घनाभ का वक्र पृष्ठ क्या लिख रहा हूं मैं, घनाभ का वक्र पृष्ठ समझना। तो घनाभ का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा आपका, समझिएगा क्या होगा समझना। तो अब यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, भाई सामने वाली दीवार का क्षेत्रफल, तो मतलब क्या करेंगे लंबाई गुणा क्या कर देंगे अपन, लंबाई गुणा क्या कर देंगे ऊंचाई, ठीक है। चलो लंबाई गुणा ऊंचाई कर देंगे। ऐसी एक और दीवार है, उसको भी आपको जोड़ना है, लंबाई गुणा क्या जोड़ना है ऊंचाई। अब अगली दीवार आपके पास क्या है, चौड़ाई और ऊंचाई वाली दीवार है, तो मैंने क्या कर दिया चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और ऐसी एक और दीवार है चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो सभी को मैंने लिख दिया। लंबाई और ऊंचाई कितनी बार है, 2 बार है, यहाँ पर भी कितनी बार है, तो मैंने क्या लिख दिया 2 गुणा लंबाई गुणा ऊंचाई। ये भी कितनी बार है 2 बार, तो सीधे या प्लस लगा लो, सभी को डबल कर देना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और आपका फार्मूला भी क्या हो जाता है, इसका क्षेत्रफल घनाभ के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 2 कोष्टक के बाहर है, अंदर क्या हो जाता है लंबाई गुणा ऊंचाई और चौड़ाई गुणा ऊंचाई। गुणा कैसे कर देना है, दोनों को जोड़ के 2 से गुणा कर देना, तो आपको क्या मिल जाता है वक्र पृष्ठ। और वक्र पृष्ठ का फार्मूला भी यही होता है। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। मैंने क्या बोल दिया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या होता है, अभी अपनों ने बात क्या की थी वक्र पृष्ठ मतलब खड़ी दीवारें, इन दीवारों का क्षेत्रफल अपनों ने लिया था। अब संपूर्ण पृष्ठ मतलब आपको छत भी लेना है और आपको क्या लेना है फर्श का क्षेत्रफल भी लेना है, तो दोनों जुड़ जाएगा। तो छत कैसे होती है, जैसे आपका फर्श होता है, जैसे आपने जमीन खरीदी लंबाई और चौड़ाई में अपन जमीन खरीदते हैं, तो छत भी कैसे होती है लंबाई और चौड़ाई में। तो इसमें और कुछ नहीं, क्या हो जाएगा 2 कोष्टक के बाहर है, लंबाई गुणा ऊंचाई प्लस क्या हो जाएगा चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस क्या हो जाएगा लंबाई गुणा क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा आपका क्या हो जाएगा चौड़ाई। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ L इंटू बी लिख सकता हूँ। यहाँ पर लंबाई गुणा ऊंचाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई और लंबाई गुणा क्या हो जाएगा चौड़ाई, और ये आपका क्या हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब घनाभ में एक और अगला फार्मूला देखिएगा, अगर यहाँ पर अपनों ने उसका आयत का अपनों ने अगर विकर्ण निकाला था, तो घनाभ का भी क्या होता है विकर्ण। जो आपने क्वेश्चन देखे होंगे, एक से बड़े कमरे में बड़े से बड़ा बांस रखा जाता है, तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़े से बड़ा बांस की मतलब ही वही होता है कि आपसे पूछ रहा है कि उस कमरे का विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ विकर्ण की, मतलब यहाँ से यहाँ मैंने एक सबसे बड़ा बांस रखा, तो यहाँ पर देखिएगा इससे पहले अपनों ने क्या किया था आयत का विकर्ण निकाला था। तो आयत के विकर्ण के लिए अपनों ने क्या किया था डी, देखो विकर्ण लिख देता हूँ मैं सिर्फ यहाँ पर विकर्ण, आयत का विकर्ण निकाला था, क्या लिखा था अपन डी अंडर रूट में क्या लिखा था लंबाई का स्क्वायर, क्या लिखा था अपनों ने लंबाई का स्क्वायर प्लस क्या लगा दिया था चौड़ाई का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो चुकी है, उसी प्लाट को क्या मिल चुकी है ऊंचाई, तो सिर्फ क्या आ जाएगा अंडर रूट में यहाँ पर हाइट का स्क्वायर भी आ जाएगा। तो यही क्या हो जाता है विकर्ण हो जाता है। और ये विकर्ण काय का हो जाता है घनाभ का विकर्ण, काय का हो जाता है घनाभ का। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ घनाभ का विकर्ण क्या होता है अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है ऊंचाई का स्क्वायर, और ये हो जाता है आपका घनाभ का विकर्ण। घनाभ के सारे फार्मूले लिख दिए अपनों ने। देखो इसका वक्र पृष्ठ लिख दिया, लंबाई
2 गुना, देखो यहाँ पर 2 को बाहर निकाल लिया, तो चाहो तो आप अलग अलग करके भी जोड़ो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 कोष्टक के बाहर है, लंबाई गुणा ऊंचाई प्लस क्या हो जाएगा, चौड़ाई गुणा क्या हो जाएगा, ऊंचाई। संपूर्ण प्रश्न में सिर्फ क्या जुड़ जाता है, लंबाई और चौड़ाई जुड़ जाती है, वो भी कितनी बार, 2 बार। तो मैंने यहाँ पर कोष्टक के अंदर 1 बार लिख दिया, 2 बार आपका भी सही है। जब गुणा करोगे तो सारी चीजें आपकी डबल हो जाती हैं। अब यहाँ पर घनाभ का सिर्फ एक फार्मूला बचा है, घनाभ का आपको क्या याद करना है, आयतन। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है, उसकी जो इकाई होती है वो वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग किलोमीटर होती हैं। और यहाँ पर घनाभ की अपन बात करते हैं तो घनाभ की इकाई में होती हैं, या तो आपकी इकाई में हो जाएगी घन मीटर में होगी, घन सेंटीमीटर में होगी, या घन किलोमीटर में होगी। आगे बात समझ में, चलो तो देखिएगा। तो यहाँ पर अपन काय की बात करते हैं, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या था, लंबाई गुणा क्या लिखा था आपने, चौड़ाई। यहाँ पर क्या हो चुका है, लंबाई गुणा आपने लिखा था चौड़ाई, इसमें एक और चीज़ जुड़ चुकी है सिर्फ ऊंचाई। तो आपका फार्मूला भी क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा क्या हो जाएगा, ऊंचाई आपका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, समझिएगा। ठीक है, तो अगला अपन देखते हैं, ये आपके घनाभ के सारे फार्मूले मैंने लिख दिए हैं। अब अपन जाते हैं घन की तरफ। तो जैसे ही अपन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपका घन बनाएंगे, तो देखिएगा ये रहा आपका घन, मैंने बना दिया, ये बना दिया घन। अब यहाँ तो सब कुछ आसान है, कोई समस्या नहीं, इसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यहाँ पर अलग से आपको कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, न तो यहाँ पर लंबाई होती है न चौड़ाई होती है, होती तो सभी हैं, बाकी सभी की साइज़ क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं। तो मैंने क्या लिख दिया, ए और ए लिखा। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं घनाभ का, क्या बोल दिया मैंने, वक्र पृष्ठ। घनाभ का वक्र पृष्ठ मतलब चारों दीवारें, एक दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, एक दीवार का भी क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, एक का क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब मैंने ऊंचाई इसलिए नहीं बोला क्योंकि यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन घन की, घन की सारी भुजाएं बराबर होती है, मतलब लंबाई गुणा ऊंचाई बोलो तो भी वही बात है, लंबाई गुणा चौड़ाई बोलो तो बात वही है। अब चौड़ाई गुणा ऊंचाई बोल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी दीवारें, एक दीवार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर होता है, एक दीवार का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है। तो ऐसी दीवारें, खड़ी दीवारें कितनी है, 4 हैं, तो इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। यानी कुल मिलाकर क्या लिख दिया मैंने, घन का वक्र पृष्ठ, क्या लिख दिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या लिख दिया, घन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखा। चलो आगे लिख लेना, इसको थोड़ा छोटा लिखने में आ गया है। ठीक है, देखिएगा, घन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना। तो घन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 4a स्क्वायर। अब यहाँ पर अपन बात कर लें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अभी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब मैंने अभी बताया था, जो खड़ी दीवारें हैं उनके ऊपर छत भी रख दो, नीचे आप फर्श भी अच्छे से बना दो, टाइल्स वाइल्स लगा दो, वही आपका क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ। तो यहाँ पर ऐसे 2 और जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है, 6a स्क्वायर। अब यहाँ पर इससे पहले देखो, आयत से बनता है घनाभ, आपका वर्ग से क्या बन जाता है, घन बन जाता है, और वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो अब यहाँ पर आपने क्या लिखा था, वर्ग का विकर्ण, क्या लिखा था, वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण क्या लिखा था आपने, देखो समझना, पूरा लिख देता हूं। अंडर रूट में क्या लिखा था, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब यहाँ पर एक और बढ़ चुका है a, क्योंकि ऊंचाई बढ़ चुकी है और वो भी कितनी है, a है। तो मैंने क्या लिख दिया, a स्क्वायर। और ये आपका पहले वर्ग का था, वर्ग से हट के अब काय का बन जाता है, ये घन का बन जाता है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ, घन का विकर्ण क्या हो जाएगा, यहाँ से सबको मैंने जोड़ लिया तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर। जब a बाहर आ जाएगा तो a अंडर रूट क्या हो जाएगा, 3, और यही आपका क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, घन का विकर्ण कितना हो जाता है, a अंडर रूट 3 हो जाता है। ये यहाँ पर अपनों ने बात कौन कौन सी कर ली है, समझिएगा फटाफट देखिएगा। यहाँ पर क्या लिखा था, सबसे पहले बनाया अपनों ने आयत, आयत के सारे फार्मूले देखें। उसके बाद अपनों ने बनाया क्या, वर्ग, वर्ग के सारे फार्मूले। उसके बाद अपनों ने क्या बना दिया, घनाभ, और घनाभ के सारे फार्मूले। उसके बाद क्या बना दिया, घन, और घन के सारे फार्मूले। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ से आपको थोड़ा समझना है, यहाँ समझना क्या है। अब अपन चलते हैं 3D डायग्राम की तरफ। उससे पहले उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, एक वृत्त को सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पर समझना, मैंने क्या बना दिया है, जैसे ही मैंने एक वृत्त बनाया है, समझना, ये यहाँ पर बना रहा हूँ, क्या बनाया,
एक मैंने व्रत बनाया। अब जैसे ही मैंने एक व्रत बनाया तो इस व्रत को क्या बोलते हैं समझना, इतने पूरे सारे को बोलते हैं 2πr। हमेशा आपको याद रखना। अगर मैं आधे की बात करूं यहाँ से लेकर यहाँ तक, कितने की बात करूं, अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करूं तो इतने वाले भाग को हमेशा क्या बोलते हैं, πr बोलते हैं। और इस वाले ऊपर वाले भाग को भी क्या बोलते हैं, πr बोलते हैं। क्या बोलते हैं, πr। जैसे अपने वर्ग का परिमाप होता है उसी ऐसे ही यहाँ पर क्या होती हैं, व्रत की क्या होती हैं, परिधि होती हैं। वर्ग का परिमाप, आयत का परिमाप, वैसे ही व्रत की क्या होती है, परिधि। और व्रत की परिधि मतलब इतने वाले भाग को अपन क्या बोलते हैं, πr। इतने वाले भाग को अपन क्या बोलते हैं, πr। जब दोनों को जोड़ लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों को जब अपन जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2πr। क्या हो जाएगा, 2πr। जब जोड़ लिया, जैसे ही जोड़ा आपने तो ये क्या बन चुका था आपका, ये क्या बना है, व्रत की क्या बन चुकी है, परिधि बन चुकी है। क्या बन चुकी है, यहाँ पर मैं लिख दूं व्रत की परिधि। क्या लिखा मैंने, व्रत की परिधि क्या हो चुकी है, 2πr हो चुकी है। अब व्रत की परिधि आपने निकाल ली है। अब व्रत के क्षेत्रफल की अगर अपन बात करते हैं तो समझना, अब यहाँ पर आपको पता है, मैंने अभी बताया है, इतने सारे भाग को हमेशा क्या बोलते हैं, πr बोलते हैं। क्या बोलते हैं, πr बोलते हैं। अगर क्षेत्रफल निकालना है मतलब यहाँ आपको केंद्र तक जाना पड़ेगा, इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या। इसमें गुणा अपन कैसे कर देंगे, त्रिज्या से जब गुणा कर देते हैं तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, व्रत का क्षेत्रफल। व्रत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr था। इसी πr में मैंने गुणा कैसे कर दिया, एक और r से मैंने गुणा कर दिया। तो जैसे गुणा किया तो क्या बन जाएगा, πr स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, πr स्क्वायर बन जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, व्रत का क्षेत्रफल कितना हो चुका है, πr स्क्वायर हो चुका है। ठीक है, चलो ये यहाँ पर πr स्क्वायर और लिख चुका है। अब यहाँ पर बचा क्या है भाई, इसका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, इसकी क्या होती है, परिधि होती है। तो अपनों ने क्या लिखी थी, परिधि। इसके अलावा इसका और कुछ फार्मूला नहीं होता है। अब यहाँ पर अपन बात कर लें अर्धव्रत की, तो अर्धव्रत की अपन जैसे ही बात करेंगे तो यहाँ पर अर्धव्रत का मतलब क्या होता है, मैंने अभी बताया है। इसको क्या बोलते हैं, πr बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक क्या है, r है, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, एक और r हो जाएगा। व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या, मतलब व्यास के दो टुकड़े। केंद्र से अपन बात करते हैं तो एक त्रिज्या इधर है, एक त्रिज्या इधर है। तो यहाँ पर समझना, मैं अर्धव्रत की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर देखो मैं लिख देता हूँ अर्धव्रत का परिमाप या परिधि दोनों कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अर्धव्रत का क्या लिख दूं मैं, परिमाप लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, अर्धव्रत का परिमाप। तो अर्धव्रत का परिमाप क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, πr। तो मैंने क्या लिख दिया, πr। इसमें क्या जुड़ जाएगा, एक और r जुड़ जाएगा। फिर क्या जुड़ जाएगा, एक और r जुड़ जाएगा। सभी को जोड़ लिया तो क्या हो जाएगा, πr प्लस क्या हो जाता है, 2r। यहाँ पर आप सीधा यहाँ पर क्या लिख सकते हो, व्यास भी आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर अर्धव्रत के क्षेत्रफल की अपन बात करते हैं। अर्धव्रत का क्षेत्रफल, भाई अर्धव्रत का क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, व्रत का क्षेत्रफल कितना है, πr स्क्वायर है। जब इसका क्षेत्रफल πr स्क्वायर है तो इसका क्षेत्रफल इसका आधा हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 πr क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और ये काय का क्षेत्रफल हो जाता है आपका, अर्धव्रत का क्षेत्रफल। यहाँ पर देखो, जो मैंने कलर बदल देता हूँ है ना, ज़्यादा आसानी हो जाएगी। देखो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर समझना, जो मैंने ग्रीन कलर में लिखे हैं वो सारे आपके क्या हो चुके हैं, व्रत के क्षेत्रफल हो चुके हैं। व्रत का क्षेत्रफल, व्रत की परिधि। और अगले कलर जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें मैंने जो लिखा है, इसमें अर्धव्रत के फार्मूले लिखे हैं, अर्धव्रत का परिमाप लिखा है। πr प्लस क्या होता है, r प्लस r, या फिर क्या लिख सकते हो, πr प्लस क्या लिख सकते हो, 2r लिख सकते हो। क्षेत्रफल क्या होता है, जो व्रत का क्षेत्रफल है उसका आधा ही भाग क्या होता है, अर्धव्रत का क्षेत्रफल, यानी 1/2 πr स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है। तो बढ़ते हैं आगे। देखो अब यहाँ पर आपने सीख लिया है, तो अब इसी व्रत से अपन क्या बनाते हैं, बेलन बनाते हैं। तो समझिएगा, अपन बेलन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये मैंने क्या बना दिया, बेलन बनाया। अब देखो बेलन, व्रत से बेलन कैसे, तो समझिएगा, ये यहाँ पर जो आपका एक पाइप होता है, पाइप गोलाकार होता है, पाइप जो गोलाकार होता है वही क्या हो जाता है, आपका बेलन हो जाता है। क्या हो जाता है, बेलन। यानी इसको अपन क्या बोलते हैं, इतने वाले भाग को क्या बोलते हैं, समझना, यहाँ से यहाँ तक मैंने बोल दिया, इतने भाग को अपन क्या बोलते हैं,
पाई आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाई आर बोलते हैं। और आपसे सबसे पहला फार्मूला पूछता हूं मैं कि मैंने बोल दिया, बताइए बेलन का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का मतलब ही होता है जो खड़ी दीवारें होती हैं वही क्या होता है आपका बेलन का वक्र पृष्ठ होता है। जो खड़ी दीवारें होती है वो आपका क्या हो जाता है? वक्र पृष्ठ होता है। तो यहाँ पर बेलन के मैं वक्र पृष्ठ की बात करता हूँ तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं बेलन का वक्र पृष्ठ। समझना कैसे? बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ पर इसको अपन क्या बोलते हैं? पाई आर। तो मैंने क्या लिख दिया? पाई आर लिख दिया। अब इसी को क्या मिल चुकी है? चारों तरफ से क्या मिल चुकी है? इसको ऊंचाई मिल चुकी है, एक परफेक्ट ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ऊंचाई मिली है तो मैंने इसमें गुणा कर दिया ऊंचाई से। तो आपके बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या हो जाता है? पाई आर एच हो जाता है। क्या हो जाता है? पाई आर एच हो जाता है। तो ये आपका हो चुका है, वक्र पृष्ठ हो चुका है। ठीक है, सॉरी कुछ गलती तो नहीं करिए। सॉरी गलती होगी ना। यहाँ पर बेलन जो बनता है एक पूरे वृत्त पर बनता है। वृत्त को क्या बोलते हैं? 2 पाई। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। उसी को मैंने क्या दे दी? ऊंचाई। तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच हो जाएगा। गलती हो गई थी, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, देखना यहाँ पर क्या हो चुका था, मैंने क्या बोल दिया, ये आपका क्या है पूरा, इसको सभी को तो ऊंचाई मिल रही है ना, पूरे गोले को ऊंचाई मिल जाती है। मतलब यहाँ पर एक रिंग है, साइकिल की रिंग है, उसके ऊपर आपने 10-20 रिंग अगर आपने रख दी है तो उसको क्या मिल चुकी है? ऊंचाई। ऊंचाई किसको मिल रही है? वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। उसको क्या मिल चुकी है? ऊंचाई। तो आपका बेलन का क्या हो जाएगा? बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? 2 पाई आर एच हो जाता है। अब यहाँ पर मैं बात कर लूँ बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। क्या बोल दिया मैंने? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ पर वक्र पृष्ठ मतलब खड़ी दीवार है तो आपके सामने है ही सही, कितनी है? 2 पाई आर एच है। अब क्या और बढ़ चुका है? एक आपने ढक्कन नीचे लगा दिया। जैसे ही अपनों ने घनाभ में क्या किया था, खड़ी दीवारें थी, छत भी भर दी, आपने फर्श भी बना दिया है। तो यहाँ पर भी क्या किया, जो आपका पाइप है उसको ऊपर से भी आपने बंद कर दिया, उसको नीचे से भी बंद कर दिया। मतलब 2 आपने ढक्कन लगाए। कौन से? वृत्ताकार ढक्कन लगाए। तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? यहाँ पर मैं लिख दूँ, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एक ढक्कन आप नीचे भी लगाओगे तो यहाँ पर भी क्या लिखोगे? प्लस में पाई आर स्क्वायर। जब सभी को अपन जोड़ने की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच प्लस क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों को जोड़ लिया मैंने। तो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? 2 पाई आर इधर से, 2 पाई आर इधर से। जैसे ही मैंने कॉमन लिया, 2 पाई आर कॉमन लिया, इधर बचा कितना? एच। इधर आर 2 बार था तो एक बार आर बच जाएगा। तो आपका फार्मूला क्या हो जाता है? 2 पाई आर, आर प्लस एच या एच प्लस आर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर मैं इसको हटा रहा हूँ, सिर्फ फार्मूला लिख रहा हूँ। आप आराम से वीडियो को रोक कर आप देख लेना या फिर नोट्स आप बना लेना। ठीक है, चलो यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो आपका फार्मूला क्या हो चुका है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या हो चुका? 2 पाई आर, आर प्लस एच या एच प्लस आर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपका बेलन का वक्र पृष्ठ हो चुका है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो चुका है। अब देखा, बेलन के अपन आयतन की बात करते हैं। क्या लिखना है अपने को? बेलन का आयतन। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? बेलन का आयतन। अब बेलन का आयतन मतलब क्या है? जो आपका एक वृत्त है, जो पूरा वृत्त आपने फर्श बना दिया है, या आपने क्या किया, आपके फर्श पे कोई कालीन बिछा दिया है, उस कालीन के ऊपर एक और कालीन, उस कालीन के ऊपर एक और कालीन, उस कालीन के ऊपर एक और कालीन, आपने पूरा आपका कमरा भर दिया है, आपका घर भर दिया है, वही क्या हो जाता है? आयतन हो जाता है। तो यहाँ पर इसका आकार कौन सा है? गोलाकार है। तो यहाँ पर वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। उसी को क्या मिल जाती है? ऊंचाई। तो इसका फार्मूला भी क्या हो जाता है? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो आपको याद रखना है बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये आपके तीनों फार्मूले यहाँ पर हो चुके हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर, आर प्लस एच होता है। और बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। मैंने आपको बता दिया कैसे होता है। बढ़ते हैं आगे, तो देखिएगा आगे अपन चलते हैं। इसी बेलन से अपन जाते हैं शंकु की तरफ। तो शंकु क्या कहता है समझना। ये मैंने क्या बना दिया है? एक शंकु मैंने बना दिया है। अब जब शंकु बनाया है ना, तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना, मैं एक और फोटो बना रहा हूँ इसी के साथ में, इसी को समझने के लिए।
यहाँ पर मैंने बना दिया क्या है, एक मैंने बना दिया बेलन। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, जो शंकु होता है, जो शंकु होता है, अगर इसी से अपन बेलन बनाएं तो ये वाला बेलन से कितने शंकु बन जाते हैं, 3 शंकु बन जाते हैं। कितने शंकु, 3 शंकु। मतलब बोलने का ये है कि एक बेलन में शंकु कितने होते हैं, 3 शंकु होते हैं। कितने शंकु होते हैं, 3 शंकु होते हैं। तो यहाँ पर जो बेलन के आयतन का फार्मूला था, क्या था बेलन के आयतन का फार्मूला, क्या था, मैंने क्या लिखा था, पाई आर स्क्वायर एच लिखा था। ये काय का फार्मूला था, बेलन का आयतन। बेलन का क्या लिखा था अपनों ने, आयतन। क्या लिखा था, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका फार्मूला का क्या बोल रहा था कि इसका जो आयतन है उसका तीसरा भाग क्या हो जाता है, शंकु का आयतन हो जाता है। तो यहाँ पर इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो अगर इसी में मैं अगर 3 से भाग दे दूँ तो ये काय का आंसर, काय का फार्मूला बन जाता है, शंकु का क्या हो जाता है, आयतन हो जाता है। क्या हो जाता है, शंकु का आयतन हो जाता है। और शंकु का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच में 3 से भाग दिया तो आपको किताब में क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं शंकु के वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ मतलब वही खड़ी दीवार। अब यहाँ पर खड़ी दीवार कैसी है समझना। यहाँ पर मैंने बोल दिया है त्रिज्या, यहाँ पर मैंने बोल दी है ऊंचाई, और इसकी खड़ी दीवार कौन सी है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई, जिसको काय से प्रदर्शित करते हैं, एल से। अब आपको शंकु का क्या चाहिए, वक्र पृष्ठ। अब देखो वक्र पृष्ठ काय पे बना हुआ है, ये इतने वाले भाग को आप देख पा रहे होंगे। देखो काय पे बना हुआ है, इतने वाले भाग पर आपकी तिर्यक ऊंचाई बनी है। कितने वाले भाग पर, इतने वाले भाग पर आपकी तिर्यक ऊंचाई है। और इसको बोलते भी क्या है, पाई आर बोलते। क्या बोलते हैं, पाई आर। और इसको क्या मिल चुकी है, ऊंचाई, वो भी कौन सी वाली, तिर्यक ऊंचाई। तो मैं इसमें गुणा कैसे कर दूं, एल से। तो आपका क्या हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। इसको क्या बोलते हैं, पाई आर। मैंने बोला था अगर आपने इसको याद रख लिया तो आपने सब कुछ याद रख लिया। ये क्या याद रख लिया आपने, इसको बोलते हैं पाई आर। इसको कौन सी ऊंचाई मिल चुकी है, तिर्यक ऊंचाई मिल चुकी है। तो इसको मैं क्या बोल दूं, पाई आर एल बोल सकता हूं। अब यहाँ पर देखो शंकु का आयतन क्या हो चुका है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु का वक्र पृष्ठ क्या हो चुका है, पाई आर एल हो चुका है। ठीक है, ये आयतन और ये आपका हो चुका है वक्र पृष्ठ। ठीक है, चलो अब यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ की अपन बात करते हैं। तो आपका वक्र पृष्ठ क्या बोलता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या है, पाई आर एल है। कितना है, पाई आर एल है ना, ये इतना सारा वक्र पृष्ठ है। अब आपको चाहिए शंकु का क्या, संपूर्ण पृष्ठ। मैंने क्या लिख दिया, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ की बात करता हूं तो जो आपका क्या है, पाई आर एल है। इसी में क्या हो जाता है भाई, इसके ऊपर तो ढक्कन नहीं लगा सकता हूं, नीचे ढक्कन लगा सकता हूं। और शंकु नीचे से कौन सा होता है, गोल। जैसे आपने बर्थडे की टोपी देखी होगी, भी नीचे से बिल्कुल गोल होती है। उसको जब बंद करना है तो पूरा कागज अपन लगाते हैं गोलाकार, वही क्या हो जाता है कि वृत्त हो जाता है। और पूरा लगाना है मतलब उसका क्षेत्रफल। तो इसमें मैं क्या जोड़ लूं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, पाई आर कॉमन यहाँ से लिया, पाई आर यहाँ से लिया। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर को जब मैंने कॉमन लिया तो कोष्टक में क्या हो जाएगा, आर प्लस क्या हो जाएगा, एल। और ये आपका फार्मूला कहाँ का हो चुका है, शंकु का फार्मूला। तो यहाँ पर आज मैंने आपको कहाँ से शुरुआत करी थी, आयत से शुरुआत करी। आयत से गए अपन कहाँ पर, वर्ग पर। वर्ग से फिर दोबारा अपन आयत से क्या बनता है, घनाभ। और वर्ग से क्या बनता है, घन। अपने सारे फार्मूले सीखे। उसके बाद अपनों ने सीखा व्रत। व्रत के बाद में अपनों ने क्या सीखा है, बेलन सीखा है। और बेलन से अपनों ने क्या सीखा है, शंकु। आज मैंने आपको 6 डायग्राम के मैंने फार्मूले बता दिए। कल आपको मैं बताने वाला हूँ गोले के सारे फार्मूले और अर्ध गोले के फार्मूले। तो उसके बाद अपन कल के ही वीडियो में या कल के क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने लेकर आने वाला हूँ। अब बस आपसे निवेदन है, यहाँ पर ये कोई पेड क्लास नहीं है, बस इतना सा आपसे मैं निवेदन कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि कम से कम अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने एक मित्र को जरूर शेयर करिएगा और एक लाइक और एक कमेंट जरूर करिएगा। और मैं आपसे कुछ नहीं मांगना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में।